नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हमने आपसे वादा किया था कि हम 2024 से लेकर और 2006 तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे हम आपके समक्ष कवर कराएंगे भाई। मैं सबसे पहले आपको जीएस कवर करा रहा हूँ भाई, और जीएस में मैंने आपको 2024 के जो आपके 4 प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो, दूसरा 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसके 4, यानी मैं आपको जीएस के टोटल 8 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, प्लस उनकी व्याख्या भाई। एक प्रैक्टिस सेट में 38 क्वेश्चन है, तो 38 गुना 8 आप लगा लीजिए आपके कितने बैठेंगे। मैं टोटल आपके समक्ष ये 23 प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा भाई। आज ही हमारा तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि आपका जिसके एग्जाम की तिथि थी आपकी 26 अक्टूबर 2018, और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था भाई। ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का आपका, किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था भाई। अधिग्रहित चरित्र की विरासत, अर्थात मैं इसे कह दूं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है भाई, इसको प्रतिपादित किया था लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने। किसने? लेमार्क। ठीक है भाई, देखते हैं। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने 1809 में अधिग्रहित चरित्र की विरासत अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, लेकिन जो ग्रीगर जोहान मेंडल है उन्होंने क्या किया था? आनुवंशिक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और चार्ल्स डार्विन ने क्या है? जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था आपका। ठीक है, आपकी जो ये लेमार्क है, लेमार्क की एक पुस्तक बहुत ही फेमस है जो आपके पेपर में पूछी जाती है भाई, जिसका नाम है फ्लोर फ्रेंसाइज। ये आपके कई पेपर में पूछी गई पुस्तक है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके नंदन नीलकेणी। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक आपके नंदन नीलकेणी है भाई। देखो, फिर से आपको जीएसटी का क्वेश्चन आएगा भैया। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो जो आपके विजय केलकर साहब थे, जो आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा आपकी ये सिफारिश की गई थी भाई। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया था। यह केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है भाई, अब इसकी जो है सिफारिश किसने की थी? विजय केलकर साहब ने। और 279 के क्लोज में इसकी व्याख्या करी। अनुच्छेद 279 का क्लोज है भाई आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगर पूरी बात करो तो 279A अनुच्छेद 279A के अंडर में आती है आपकी क्या? जीएसटी भाई। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका बंगलुरु कर्नाटक में भाई। ठीक है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बंगलुरु में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सन 2000 में की गई थी भाई। ठीक है, अगर साइबर की बात आ रही है तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नंबर है जो साइबर के लिए दिया गया? टोल फ्री 1930। 24 घंटे में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो भाई। ठीक है, साइबर अपराध का आपका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ? आपका लखनऊ में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कब
संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को कर दिया भाई। उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे भाई। ठीक है, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है भाई। ठीक है, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, 1 घंटा 57 मिनट की हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस स्पेशल जीएस, यूपी पुलिस स्पेशल जीएस है आपकी 1 घंटा 57 मिनट की। वर्दी आजकल 24 के चैनल पर ही है। मैंने उसमें 25 साल के प्रैक्टिस साइड भी कवर किए हुए हैं, प्लस जितने भी आपके कंसेप्ट और फैक्ट है भाई, जितने भी आपके कंसेप्ट और फैक्ट है, मात्र 6 से 7 पेज में आपका वो कवर किया है भाई। अगर आप उन्हें सही तरीके से देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ना यूपी पुलिस, बल्कि मैं कह रहा हूं कि यूपी पीसीएस तक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चों का जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, वहां से सारे क्वेश्चन बच्चों को मिल गए थे भाई। आई होप आप देख लोगे भाई जाके। अगला क्वेश्चन आपका, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्पाद के रूप में माना जाता है? देखो, पहले बात तो ये काला नमक जो है ना, काला नमक, ये नमक की खेती नहीं है भाई, ये नमक की खेती नहीं है। काला नमक जरूर लिख रहा है, लेकिन ये है किसकी खेती? ये चावल की खेती है भाई। ठीक है, आप ये मत समझना कि चावल भी काला ही होगा भाई, ये सफेद चावल है बस, एक काला चावल नहीं है, चावल भी आपका सफेद ही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। काला नमक चावल की एक सर्वोत्तम किस्म है। इसका रंग सफेद होता है। इसके लिए जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यानी 1 हेक्टेयर में 2500 से लेकर 3500 लीटर पानी होना चाहिए भाई। इसकी उपज बासमती चावल से अधिक होती है। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया। काला नमक धान का ऊपरी हिस्सा जो है काला होता है, तो इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है भाई। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है भाई सिद्धार्थनगर में। ये बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ने भी जो है इस काले नमक का सेवन किया था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था भाई आपका एटा में। ठीक है, एटा, हालांकि आज वर्तमान में कासगंज में इनका जिला हुआ है, मतलब जन्म हुआ है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला नामक ग्राम, यानी वर्तमान में कहां पड़ता है? कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक भी माना जाता है। ठीक है, इनके लिए एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं अमीर खुसरो के लिए, कि इन्होंने जो है आपके सात सुल्तानों का शासक, 7 सुल्तानों का, यानी 7 सुल्तानों के शासन में अपनी सेवा दी भाई। शासन में अपनी सेवा किस लिए? यानी इनका जो भी खड़ी बोली था, जो तबला वगैरह का आविष्कार इन्हीं माना जाता है। तो इस तरीके से, यानी कौन कौन से वो आपके शासक हैं? तो जैसे बलबन के समय में रहे थे, मोहम्मद के समय में मोहम्मद, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, आपका अलाउद्दीन खिलजी, आपका मुबारक खिलजी, और यहां तक कि गयासुद्दीन तुगलक। यानी मैं कह सकता हूं कि दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश से लेके गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश तक भी इन्होंने अपनी सेवा दी है भाई। ठीक है भाई, अगर मैं अमीर खुसरो के गुरु की बात करूं तो उनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन
औलिया। जो आज आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन देखते हो ना, तो वो आपका निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन के नाम पर ही है। और वो आपके सूफी संत अमीर खुसरो जी के क्या थे, गुरु थे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। आपका अगला अगला क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भाई आपका फैजाबाद में स्थित है बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण शुजा उद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम अंजुम जोहरा अर्थात बहू बेगम की याद में करवाया था भाई। किसने भाई? शुजा उद्दौला ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो ये थी यहाँ पे गिरिजा देवी। ठीक है भाई, गिरिजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंध रखती थी, जो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन से घराने से? अगर पेपर में आएगा तो बहुत सारे बच्चे इसको लखनऊ घराना लगा देंगे भाई। और कौन सी थी? ठुमरी गायिका। कथक से संबंधित नहीं था इनका, इनका था ठुमरी गायिका। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गिरजा मंदिर। गिरिजा मंदिर है आपका उत्तराखंड में भाई, उत्तराखंड में गिरजा मंदिर। अभी इस मंदिर में आग भी लग गई थी, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपके ये नाथ संप्रदाय से संबंधित, नाथ यानी गोरखनाथ के शिष्य ही माने जाते हैं, इस प्रकार से बताते हैं। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल से आपके उत्तर प्रदेश के 7 जनपद लगते हैं, उनमें से महराजगंज आपका एक है भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपका नेपाल है, नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं भाई। 7 जिले आपके टच करते हैं, और इन जिलों की जो सीमा है वो लगभग 579 किलोमीटर है, 579 किलोमीटर लगती है। ये कौन कौन सी जिले हैं? अब इनको पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लगाते हैं भाई। सबसे पहला आपका पीलीभीत। पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है आपका, पीलीभीत। ठीक है, दूसरा आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्या आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, आपका सबसे बड़ा। छोटा आपका हापुड़। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तीसरा आपका बहराइच। कतरनिया घाट आपका यही है, बहराइच। चौथा आपका पीलीभीत, लखीमपुर के बहराइच। श्रावस्ती। पांचवा आपका बलरामपुर। छठा आपका सिद्धार्थनगर। और सातवां आपका महराजगंज। ठीक है भाई, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा था भाई। याद करने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया है। PL BS महाराज, ये आपके पश्चिम से पूर्व है। एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपका क्वेश्चन भाई गलत नहीं होगा। दूसरा क्या है, जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से इर्द गिर्द लगभग आपके 8 राज्य टच है, इससे 8 राज्य। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली टच है भाई। ठीक है, इसकी चर्चा मैं आपको उत्तर प्रदेश जो विशेष है जीएस का 1 घंटा 57 मिनट की आपकी क्लास है, आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो भाई, सारे फैक्ट एंड कंसेप्ट भाई। देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सिख गुरु ने कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी?
खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह, जो आपके सिखों के 10वें गुरु थे आपके भाई। सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक समूह है। ठीक है, आपके टोटल जो है सिख धर्म में 10 गुरु हैं भाई, और 10वें गुरु आपके कौन है? गुरु गोविंद सिंह। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक, जिन्होंने आपकी सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई इनका जन्म कहीं पंजाब वगैरह में नहीं हुआ था भाई, ना पाकिस्तान प्रांत में हुआ था। इनका जन्म हुआ था पटना में भाई, बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ जाता है पेपर में तो बहुत सारे बच्चे हरियाणा या पंजाब की तरफ मूव कर जाते हैं भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो ये थे आपके गुरु अमरदास। ठीक है, मैं आपको बता दूं सिखों के टोटल कितने गुरु हुए भाई? 10 गुरु, क्योंकि सिखों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। पहले गुरु जो इनके गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं। दूसरे आपके अंगद, गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि भी नहीं चालू की थी, गुरुमुखी लिपि। तीसरा आपका अमरदास, जहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा था, ये वाले तीसरे नंबर गुरु थे। चौथे आपके रामदास। पांचवे आपके अर्जुन देव। जहांगीर ने इनको फांसी दी थी। ठीक है, छठे आपके जो है हरगोविंद। सातवें आपके हरिराय। ठीक है, आठवें आपके जो है हरिकृष्ण। नौवें आपके तेग बहादुर को फांसी दी थी आपकी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब। 10वें आपके जो है गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था पटना में भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ऊपर थोड़े करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो हमारे लिए इरेलीवेंट है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला प्रत्येक स्टेटमेंट आपका, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है भाई, क्योंकि इंदिरा गांधी थी आपकी प्रधानमंत्री उस समय। सेकंड पढ़ते हैं, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो भाई आपका यही सही है भाई। ठीक है, इंदिरा गांधी थी आपकी पीएम। जो राष्ट्रपति थे आपके वो थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है भाई, इन्हीं के कहने पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी आपकी। ये डेट भी पूछ जाती है। डेट है 25 जून 1975 भाई। ठीक है, अभी 25 जून को जो है एक दिवस मनाने की घोषणा की है, संविधान हत्या दिवस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही, मतलब इनका सही मिलान करना है आपका। ये आर्टिकल 19 के सब क्लोज पूछे गए हैं। 19 संघ बनाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बिल्कुल ठीक है भाई। अनुच्छेद 19 शांतिपूर्ण हथियारों का साथ इकट्ठा होना, जो आपका ये सी है ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। मैं आपको बता दूं 19 के क्लोज में आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता भाई। आपके 19 के क्लोज 1 का ए, आपका बी 19 का, आपका सी, फिर आपका डी, फिर आपका ई और आपका एफ। देखो इसको याद करेंगे भाई।
ए में क्या आपका, ए में आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और आपकी अभिव्यक्ति, ठीक भाई। यानी मैं कह सकता हूं एक तरीके से आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। 19 के बी में क्या है, 19 बी में सभा व सम्मेलन करने की सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19 में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी में क्या आपका, 19 डी में भारत के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। भारत के अंदर, भारत के अंदर आवाज संचरण का अधिकार, भारत के अंदर आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। ई में क्या आपका, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास। एफ में क्या आपको, रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार। देखो अब इसको हम याद करेंगे भाई। भाई 19 ए में मान लो पहले हमने कुछ अपने भाषण दिए कि भाई हम, मान लो कोई आदमी है, कोई संगठन है, हम इस अनुच्छेद को कैसे याद करेंगे। पहले मान लो हमने भाषण दिए, कुछ भाषण दिए तो कुछ लोग बाग इकट्ठे हो भाई, सम्मेलन किया हमने, सम्मेलन करने के बाद कुछ हमने वहां संगठन बनाए भाई, संगठन बनाए तो फिर हमने क्या है, फिर हमने भारत के हम अंदर भी अंदर गए, भारत के अंदर घूमे, फिर हमने वहां निवास किया, निवास करने के बाद हमने फिर वहां अपना रोजगार का साधन ढूंढा भाई। अब कुछ फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं भाई, जो आपका संगठन बनाने का अधिकार जो ये था, यहाँ आपका एक और पूछा जाता है, सहकारिता, सहकारिता, सहकारिता समिति यानी कोऑपरेटिव। सहकारिता समिति भी एक तरीके से हमारा मौलिक अधिकार ही है। ये क्या है, इसे जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है भाई। एक जो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 19 का डी, सब क्लोज डी, ये क्या है, ये भारत के अंदर आने जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर भारत के बाहर जाना हो, विदेश में जाना हो, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता हो, तो आपका अनुच्छेद 21 के तहत बात करिए, अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक भाई। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन राज्यपाल से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत स्टेटमेंट पूछा है। पहला आपका कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है जो कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि ये अनुच्छेद 156 का क्लोज फर्स्ट ये बताया गया कि जो राष्ट्रपति, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन काम करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, बिल्कुल ये भी ठीक है, अनुच्छेद 156 का क्लोज 2। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है भाई, क्योंकि इसके लिए उम्र चाहिए आपके 35 वर्ष भाई, 35 वर्ष। क्योंकि जो आप राष्ट्रपति की अहर्ताएं पढ़ेंगे, सॉरी राज्यपाल की जब आप अहर्ताएं पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल 157 में पढ़ेंगे, 157 उसमें दिया गया है इसकी अहर्ताएं, ठीक है। अब कुछ इसके बारे में देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। डी गलत है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष न होकर 35 वर्ष है। अन्य दिए गए विकल्पों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अनुच्छेद 153 के तहत भाई, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है। देखो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मैं आपको बता दूं, आपका जो पीएम है, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, पीएम की नियुक्ति करता है आपका भारत का राष्ट्रपति, ठीक है जी। लेकिन
अगर जितने भी अन्य मंत्री हैं, जितने भी अन्य केंद्रीय मंत्री हैं, जितने भी अन्य केंद्रीय मंत्री हैं, अन्य, इनकी नियुक्ति भी जो ना, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है? राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करता है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, ये जो निम्नलिखित में से कौन सा सही है गलत है, कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत आसान पूछे जाते हैं भाई। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। बाकी मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत है। फखरुद्दीन अली अहमद के लिए वैसे ही पूछा है, ये भी गलत है। ये तो सरासर गलत होगा। एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो आपके बाद में 2008-7 की समथिंग में रहे भाई। ठीक है, इसके व्याख्या देखते हैं भैया। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 74 से 77, ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। और आपको एक फैक्ट और बता दूं, जो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जो आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे भाई, इनके बाद जो सेकंड राष्ट्रपति हुए, इन दोनों की ही मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है भाई। बाकी जितने भी सभी राष्ट्रपति हैं वो 5-5 साल के लिए आपके राष्ट्रपति बने। हो सकता है कि कई सारे लगातार भी बने हों, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी आपका अम्मान। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है तथा यहाँ की मुद्रा जॉर्डन दिनार है भाई। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा है आपकी तुगरीक। इसकी राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर तथा वहां की मुद्रा तुगरीक है। तो आप समझ रहे भाई, आपको मुद्रा प्लस आपको राजधानी कंठस्थ याद होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखो, ऑप्शन के हिसाब से हम इंडोनेशिया लगा देंगे भाई। एशिया विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश चाइना है, उसके बाद भारत है तथा तीसरा इंडोनेशिया। देखो, रूस जो है ना, रूस आपका यूरोप में भी आता है और आपका एशिया में भी आता है भाई। ये आप दिमाग में याद रखना भाई, क्योंकि इसको बताने का पर्पस है कि रूस जो है ना आपका, रूस आपका क्षेत्रफल में ज्यादा है भाई। इसका एरिया बड़ा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है भाई। ठीक है, जनसंख्या अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा चाइना की है, फिर इंडिया की है और फिर आपकी अमेरिका की है। पूरे वर्ल्ड में ये 3 बड़े देश हैं भाई। लेकिन यहाँ पे आपकी पूछे क्या, एशिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये आपका ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का देश है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हैं। इन सभी देशों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश ब्राजील ही है। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। यहाँ की अनुकूलतम जलवायु के कारण साल भर पर्याप्त वर्षा होती है तथा यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में दक्षिणी अमेरिकी सबसे उज्जवल है। ठीक है, और जो यहाँ के वर्षा वन है उन्हें क्या कहते हैं? अमेजन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अमेजन। अमेजन के जंगल, एनाकोंडा पाया जाता है भाई यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये पड़ेगी आपकी गोदावरी। 1465 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से। एक गांव भी है
और महानदी कहाँ है आपकी, ये 885 किलोमीटर की है। यह नदी सिहावा पर्वत श्रेणी यानी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में भी जाती है। कृष्णा जिसकी 1400 किलोमीटर लंबाई है, यह नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं कावेरी की बात करूं तो 765 किलोमीटर लंबाई है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के कर्नाटक के कुर्ग जिले में, मतलब कर्नाटक से निकलती है कुर्ग जिले से, और ब्रह्मगिरी चोटी से उसका होता है उद्गम। ये कभी मैं जब आपको नदियाँ पढ़ाऊंगा तो आप देखना, बहुत शानदार तरीके से नदियाँ पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल विद मैप, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन से डेल्टा बनाती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन से राज्यों को ये पार करती है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इन पर। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 10 दिसंबर को भाई। ठीक है, आपको एक 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस बार मैं आपको बता रहा हूँ 100%, ये आपके पेपर में आपको रखा मिलेगा भाई। बाकी आपके जो क्वेश्चन है भाई ये करंट अफेयर के हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे भाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? तो ये आपका द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम भाई आपकी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में डॉक्टर नगेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं भाई। मुख्य न्यायाधीश भी आपके रह चुके हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन आपका बॉटनी से है। देखो बॉटनी से बहुत आसान क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे भाई। अगर थोड़ा सा भी आपने एक चित्र के माध्यम से बॉटनी को पढ़ लिया ना तो आपके 2-3 क्वेश्चन फिक्स है भाई। अगला क्वेश्चन इसमें, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय कहाँ परिवर्तित हो जाता है? तो निषेचन होता है तो अंडाशय चला जाता है आपके फल में भाई। कहाँ? आपके फल में। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें कौन सी वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है भाई। यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपकी CFL होती है, जो घर में हम CFL यूज करते हैं, और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उनमें आपकी गैस होती है कौन सी आपकी? ये पूछ रहा है कि उसमें कौन सी वाष्प भरी होती है, तो उसमें भरा होता है भाई पारे की वाष्प, पारा, जिससे मिनीमाता रोग भी होता है भाई। CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इसका निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें वाष्प के रूप में पारा भरा होता है जो स्वभाव में बहुत जहरीली होती है। पारा से मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है भाई। ठीक है भाई, देखो पारे से तो आपका हो गया मिनीमाता रोग। ठीक है, एक रोग होता है आपका इटाई, ये आपका कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। फिर आपका जो बॉटनी का क्वेश्चन आ गया, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो ये होता है आपका जाइलम, क्योंकि 2 ही चीज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जड़ में होता है और फ्लोएम पत्तियों में होता है। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम क्या है? तो वैसे तो इसमें आंसर दिया है ब्रेड मोल्ड, लेकिन जो
पुनः उत्पाद बीज होते हैं उसमें से सबसे एग्जाम्पल अच्छा होता है आपका आलू का। इसके व्याख्या देते हैं, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में केवल आलू पुनरुत्पाद बीज पौधा है, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है भाई। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन सिंथेटिक फाइबर से है। किसी भी प्राकृतिक या कच्चे माल, पौधे हो या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नायलॉन। ठीक है। नायलॉन बिना प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया मानव निर्मित फाइबर है भाई। ठीक है। एक कृत्रिम फाइबर है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों, परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है भाई। अगला है, विश्व हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को भाई। देखो, ये था आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनता आपका 10 जनवरी को। लेकिन अगर आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करूं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर। ठीक है। ये थे भाई आपके फर्स्ट पाली के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसकी सेकंड पाली के क्वेश्चनों को भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देखते हैं जो कि आपका 26 अक्टूबर 2018 सेकंड शिफ्ट में हुआ था भाई। इसका पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं हम डीकॉम्पोजर्स, यानी अपघटन करने वाले। अंग्रेजी बोले तो डीकॉम्पोजर्स। अपघटक या अपघटन करने वाले जिसे हम बोलते हैं डीकॉम्पोजर्स के अंतर्गत मृतोपजीवी जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक यानी फंगस इत्यादि आते हैं, जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित कर सरल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये विघटित होकर अजीव वातावरण में चले जाते हैं या अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? इस जल को कहते हैं हम एक्वीफर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक्वीफर। जब आपका जो भौम जल होता है, जो आपका मान लो ये कोई चट्टान है, ये कोई रॉक्स मान लो, और क्या होता है कभी पानी रीस कर जो है ना, पानी रीस कर इसके नीचे चलाता है और इन चट्टानों के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है। और इसको कहते हैं हम एक्वीफियर। क्या बोलते हैं? एक्वीफियर। जलभृत या एक्वीफर पृथ्वी के धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का ऐसा परत है या संतर है जहां पर भूजल एकत्रित हो जाता है एवं मानव द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। अर्थात जब भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज होता है तो कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को एक्वीफर या जलभृत कहा जाता है। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये आपका ऑप्शन थोड़ा सा ऐसी था। मैंने आपको बताया था कि विषाणु से होने वाली बीमारी या वायरस से होने वाली बीमारी का ट्रिक थी एसीपी, डीसीपी, खरे,
मेट्रो इनगल, मेट्रो इनगल, मेट्रो इनगल। ए फॉर एड्स, सी फॉर छोटी माता, पी फॉर पोलिया, डी फॉर डेंगू, सी फॉर चेचक, पी फॉर पीलिया, खे फॉर खसरा, रे फॉर रेबीज, मे फॉर मेनिंजाइटिस, ये बीमारी आपकी मस्तिष्क की, ट्रो फॉर ट्रोकोमा, इन फॉर इन्फ्लुएंजा, गल फॉर गलसुआ। ठीक है, तो ये सारी बीमारी आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? तो फ्रैंक व्हिटल ने आपका जेट इंजन का आविष्कार किया था। जेट इंजन, जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब किताब है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो ए.एस. दुलत, ए.एस. दुलत यानी अमरजीत सिंह दुलत। प्रसिद्ध पुस्तक कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक अमरजीत सिंह दुलत यानी ए.एस. दुलत है। अमरजीत सिंह दुलत इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और वर्ष 1999 से 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के प्रमुख भी रह चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से। मैंने आपको बताया कि जीएसटी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली भाई। अभी इस बार जो जीएसटी का स्लेब चेंज किया है वो भी एक बार देख लेना आप करंट अफेयर में। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सम्मति प्रदान की? तो ये 22 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने सर्वसम्मति दी थी भाई। जो आपका जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर है। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी कानून को 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा सहमति प्रदान की गई। ये बात रखना कि कौन से उस समय राष्ट्रपति? आपके प्रणब मुखर्जी। और जीएसटी का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 279 का सब क्लोज है। ठीक है, अनुच्छेद है आपका। ठीक भाई। और जीएसटी लाने का श्रेय किसे दिया था? जो 14वें वित्त आयोग थे आपके विजय केलकर। विजय केलकर, विजय केलकर समिति बनी थी। तो इस समिति का संबंध किससे? जीएसटी से भाई। अगला क्वेश्चन आपका, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर कौन सी सन को लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 2009 में भाई। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 जिसे 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को वर्ष 2000 में लागू किया था। ध्यातव्य है कि 15 दिसंबर 2006 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2006 को लोकसभा में पेश किया गया तथा दिसंबर 2008 को संसद के दोनों सदनों से इसे पास किया गया। इसके बाद 5 फरवरी 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी। इससे भारत के राजपत्र को अधिसूचित कर दिया गया। ठीक है भाई, यानी सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम कब आया? 2008 में। लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 2009 में भाई। 2008 में आपका प्रौद्योगिकी अधिनियम आया और 2009 में लागू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चुना गया? हस्त निर्मित कागज जो है जो जालौन में होता है, जालौन। ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र भाई। अलीगढ़ में क्या होते हैं? अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर के सामान उत्पादित होते हैं भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा था आपके, लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी कहां पे होती है? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में, सहारनपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को
से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। ठीक है। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी को 1921 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायी तथा इलाहाबाद जो न्यायिक राजधानी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में स्थित है, जबकि इसकी खंडपीठ कहाँ है? वो लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पेपर में आ चुका है। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में है? ठीक है, देवदह ये राज्य था। देवदह जो गौतम बुद्ध की जो माँ थी ना, उसके बारे में बोल रहा है। तो ये पड़ता आपका बस्ती जिले में। बस्ती, गोंडा बस्ती के पास पड़ता, लेकिन गोंडा अलग है, बस्ती अलग है। महात्मा गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बौद्धकालीन गणराज्य था। अगला क्वेश्चन आपका, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवरत में था। ब्रह्मवरत कहाँ है? ये पड़ता आपका विठूर में, और विठूर आपका पड़ता है कानपुर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहां पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवरत में था, जो कि वर्तमान में विठूर में स्थित है। विठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। उस अखबार का नाम क्या है? उस अखबार का नाम बनारस अखबार। ठीक है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकला, जिसको गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अखबार के संचालक यानी डायरेक्टर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है भाई। अगला है जौनपुर के सरकी शासक। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने किसकी तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो ये क्या था? वो ठुमरी। ठीक है, ठुमरी। ठुमरी क्या है? ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। यह एक शास्त्रीय संगीत है। इसमें रस, रंग व भाव की प्रधानता होती है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भेड़कुंड। भेड़कुंड कौन से स्थान है जहां पर जो अर्जुन ने निशाना लगाया था भाई? भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। उत्तर प्रदेश में भेड़कुंड कहाँ स्थित है? तो ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। फर्रुखाबाद। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। तो वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। इसी के समय में भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी ने ही जो है वैपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति
राज्य हड़प नीति, या इसी का दूसरा नाम है डॉक्टर ऑफ लैब्स, डॉक्टर ऑफ लैब्स। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चलाई गई थी भाई। आगे बढ़ते भाई। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? अरविंद पारिख जो है वो सितार वादक है भाई। अरविंद पारिख का जन्म 19 अक्टूबर 1927 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अरविंद पारिख सितार नामक वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, देखो हरि कृष्ण जी को बोलते हैं, हरि तो आपके बांसुरी बजाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी बजाते हैं, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का तबला बहुत फेमस है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका 21वां, इसे पढ़ते हैं आप। S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है वह बास्केट में कितना स्टॉक होता है? वो होता है 30 यानी 30। आपका S&P या BSE सेंसेक्स या बॉम्बे एंड स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE 30 सेंसेक्स भी कहा जाता है, यह 30 तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से अच्छी कंपनियों की एक फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इसमें 30 घटक कंपनियां हैं जो सबसे बड़े और सक्रिय रूप से कारोबार किए हुए स्टॉक हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, ये था आपका S&P और BSE। ये कितना था? ये था 30। एक और आता है निफ्टी। निफ्टी कितना है? निफ्टी आपको 50, निफ्टी 50। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। देखो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे 20 और 22 में कंफ्यूज होते हैं भाई। 20 और 22, देखो पहले आप क्या है ना, पहले 20 में आपका अपराध करोगे, अपराध करने के बाद तो आप दंड पाओगे भाई, और 22 में उसका दंड। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं 20 और 22 में बहुत सारे कंफ्यूज। 20 में क्या है आपका? 20 में आपका ये दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। जब हम कुछ अपराध कर देते हैं तो उसमें कुछ हमें संरक्षण मिलता है भाई। क्या क्या मिलता है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी, ना कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए गए हैं। तीसरा है, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा भाई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपका भी पॉलिटी से ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को यानी ... से वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो आपको मैं बता दूं 6 से 14 वर्ष के बीच। ठीक है भाई, 6 से 14 वर्ष के बीच ये आपकी शिक्षा का अधिकार है। ये आपका 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ये आपका 2002। ठीक है भाई। शिक्षा की बात आपकी 3 जगह की गई भाई। शिक्षा आर्टिकल 21 के, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 के। ठीक है, 21 का क्या है? 21 का आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। आर्टिकल 45 क्या है? 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करेगा। ये 86वां संविधान संशोधन, ये भी 2002 के तहत जोड़ा गया था भाई। ठीक है। 51 के क्या है? 51 के ये आपका क्या था?
ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए एक कर्तव्य दिया था, किसको? अभिभावक को। अभिभावक, अभिभावक यानी माता पिता को, गार्जियन को। ये भी आपका 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, और ये आपका एक तरीके से 11वां मौलिक कर्तव्य भी था आपका, 11वां मौलिक कर्तव्य भी आपका था भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 21A या 21K के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि कानून द्वारा निर्धारित करे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अंत स्थापित किया गया था तथा शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में अस्तित्व में आया था। लेकिन 1 अप्रैल 2010 से ये आपका लागू भी हुआ था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपका? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा के स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। देखो, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती भाई, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। जब आप केंद्र में पढ़ोगे, जब आप संसद में पढ़ोगे, तो संसद में आपका लोकसभा और विधानसभा है। ठीक है, जब आप विधानमंडल पढ़ोगे, विधानमंडल, तो कुछ राज्य है जिनमें विधान परिषद है और कुछ राज्य जिनमें आपकी विधानसभा है। तो ना तो विधान परिषद कभी भंग होती और ना आपकी कभी राज्यसभा भंग होती भाई। लेकिन क्या है ना, ये भंग नहीं होती है, इसमें क्या है, क्योंकि ये रेगुलर चलती रहती है भाई, ये रेगुलर चलती रहती है। इसके 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य जो है, हर 2 वर्ष में या तो रिटायर हो जाएंगे या नए लोग आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ना तो विधान परिषद कभी भंग होती है और ना ही कभी आपकी राज्यसभा भंग होती है भाई। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च एवं स्थायी सदन है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होती है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, किंतु राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं कर सकता भाई। ठीक है, सीटों की बात बता दी कि कम से कम या तो 40 होनी चाहिए या आपका विधानसभा की 1/3 होनी चाहिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 22 से आ गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया 20 में क्या आपका, 20 में आपका अपराध है और 22 में क्या, जो आप अपराध करोगे उसके लिए आपका दंड है भाई। ठीक है, तो धर्म जाति इससे कोई संबंध नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति से, तो ये आपका हिरासत, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, यानी दंड कह रहे एक तरीके से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। इसके अनुसार यदि व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हिरासत के लिए जाने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे अदालत के समक्ष पेश करना होगा। लेकिन इसमें जो ना, इसमें आने जाने का समय, इसमें आने और जाने का समय आपका बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा भाई। ठीक है, दूसरा, व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा भाई। ठीक है, जब हिरासत में लिया जाएगा ये, तो 24 घंटे के अंदर अदालत के समक्ष पेश करना होगा। ये आपकी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबियस कॉर्पस की जो रिट है ना, उसमें भी इसी प्रकार की व्याख्या की गई है। तो ये बताया जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, इसकी झलक कहाँ मिलती है? इसकी झलक मिलती है अनुच्छेद 22 में आपकी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मैं आपको बता चुका कि फखरुद्दीन अली अहमद थे भाई, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति या गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था।
भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। और मैं आपको बता दूं, अभी 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को ही आपातकाल लागू हुआ था और 25 जून को ही भारत मतलब जो केंद्र सरकार है उसने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। संविधान हत्या दिवस, कि संविधान की हत्या हुई है उस दिन। ठीक है, इस तरीके से भाई। और ये फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बैरूत। लेबनान आधिकारिक रूप से पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया देश तथा दक्षिण में इजराइल स्थित है। बैरूत लेबनान की राजधानी है एवं लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। ठीक है भाई। त्रिपोली उत्तरी अफ्रीका में स्थित लीबिया की राजधानी है भाई। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? कजाकिस्तान की आपकी तेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। प्रारंभ में यह देश सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ की मुद्रा तेंगे है और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना, या अब इसका नाम हो गया है नूर सुल्तान। ठीक है भाई, इसका नाम नूर सुल्तान हो गया। दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ी आबादी वाला देश है? तो ये ब्राजील ही है आपका। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अमेजन नदी के जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक आबादी वाला देश है, जिसका पूरे महाद्वीप के लगभग 48% भूभाग का विस्तार है। ब्राजील क्षेत्रफल के आधार पर 5वां एवं जनसंख्या के आधार पर 6ठा देश है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो आपका सऊदी अरब। एशिया में सऊदी अरब कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी क्या? वियना शहर में। वेनेजुएला तेल भंडारण में प्रथम स्थान रखता है, जबकि सऊदी अरब दूसरा है। देखो वेनेजुएला क्या है ना, वेनेजुएला आपका फर्स्ट स्थान रखता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा आपका एशिया का। वेनेजुएला है कहाँ आपका? आपका दक्षिण अमेरिका देश आपका। अगला क्वेश्चन है, देखो तेल से पूछ लिया है भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ये असम है, डिगबोई। ठीक है, डिगबोई। भारत में सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। डिगबोई शहर असम राज्य की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई असम में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था एवं 1909 में एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू भी यहीं किया गया था। डिगबोई में अभी तक तेल का उत्पादन करने वाले सबसे पुराने कुएं हैं आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है वैसे सेबी से था भाई, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष से, लेकिन हम इसको स्टैटिक देखेंगे भाई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी। बाद में 30 जनवरी 1992 में एक अध्यादेश द्वारा सरकार ने इसे सांविधिक निकाय का दर्जा प्रदान किया। अब क्या है जो सेबी है ना आपका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? जो भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो उसको एक प्रकार से क्या, इसको एक प्रकार से वैधानिक दर्जा देती है भाई। जो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या कुछ भी शेयर मार्केट से हम चीजें करते हैं, उसको जो अंतिम प्रमाण प्राप्त करते हैं वो सेबी ही करती है भाई। दूसरा क्या है, इस क्वेश्चन को बताने का ये था क्योंकि सेबी आपको देख सकता है कि सेबी आपको देख सकता है इरडा, आपको देख सकता है नाबार्ड, और इसको बोल देगा कि इन्हें अरेंज में लगाओ कि कौन से किसकी स्थापना पहले हुई थी, फिर किसकी हुई थी, फिर किसकी हुई थी। इस तरह के आपको क्वेश्चन लगाने को भी दे सकता है भाई। तो आपको सतर्क रहना है भाई हर तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। दांतों की वर्धित यानी एनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा
किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका अवतल लेंस। ठीक है। दांतों की वर्धित यानी एनलार्ज छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है भाई। ठीक है, तो भाई ये था आज का आपका सेकंड नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तीसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं भाई हम। आपका तीसरे नंबर का एग्जाम है, जिसकी एग्जाम की डेट थी आपकी 25 अक्टूबर 2018 और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था भाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय, लेकिन ये कभी भी काम आ सकता है। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ब्लैक पैंथर। ठीक है भाई, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना था इसमें ब्लैक पैंथर। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ये आपका 1972 में भाई। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों में सुधार के लिए 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के लिए भारत की ओर से इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। आपको बता दूं दूसरी बात, जब 1965 में आपकी लड़ाई होती है हमारी भारत पाकिस्तान की, तो फिर यहाँ पे 1966 में एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। ताशकंद, उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो गए थे और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु वहां पे हो गई थी ताशकंद समझौते के दौरान ही भाई। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे जो आपके लिए अनयूजफुल है। तो हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं भाई हम थ्रोम्बोसाइट्स या आपके प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स केवल स्तनी यानी मनुष्य के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये गोल होती हैं, अंडाकार प्लेट के आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता भाई। इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमने में सहायता करना होता है भाई। अगला क्वेश्चन आपका बॉटनी से आ गया है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है आपका युग्मनज। ठीक है भाई, जिसे कहा जाता है युग्मनज यानी जाइगोट। मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित यानी डाइप्लॉइड संरचना बनाते हैं, जिसको युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। समेकन यानी फ्यूजन की इस प्रक्रिया को ही निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। कितनी आपकी? 60 से 75। हृदय के निलय, विशेषकर बाह्य निलय के संकुचन से ही रुधिर शरीर की धमनियों में झटके के साथ आगे बार बार बढ़ता है, जिससे धमनियों में स्पंदन यानी कंपन होता है। जिस स्थानों पर धमनियां किसी कड़े भाग जैसे हड्डियों के ऊपर से होकर निकलती है, ऐसे स्थानों पर धमनियों के कंपन को आसानी से अनुभव किया जा सकता है, जिसे नाड़ी कहते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 और 75 धड़कन के बीच होती है। वैसे औसत मानव का कितना होता है? 72, यानी एक मिनट में एक व्यक्ति का दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार भाई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक से भी क्वेश्चन पूछा रहा आपका भाई, जितने आपके नायलॉन रेसे हैं, जितने आपके कृत्रिम रेसे हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि इन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते हैं। इनके क्या क्या उदाहरण हैं? जैसे बैकेलाइट है, जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक है जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटा में लगभग 1 से ... मूत्र विसर्जित करता है, यानी 1 लीटर से कितने लीटर तक आदमी मूत्र का विसर्जन करता है? तो ये है आपका लगभग 1 से 1.5 लीटर करता है। वैसे 1 से 1.5 लीटर या कभी कभी सामान्य स्थिति में 1 से 1.8 या 2 लीटर तक भी चला जाता है भाई। तो इसका आंसर होगा 1.8 लीटर। एक सामान्य वयस्क मानव सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% होता है जल, 2% होता है लवण और 2.5% होता है यूरिया तथा 0.3% तक यूरिक अम्ल होता है। इसके अलावा क्रिएटिनिन एवं अमोनिया आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मूत्र का रंग पीला और जो मूत्र में गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम। और जो गंध है वो होती है अमोनिया की, अमोनिया। क्योंकि जहां पर हम टॉयलेट करते हैं बार बार तो वहां अमोनिया के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया उसको इतना सड़ा देते हैं कि उसमें गंध आना स्टार्ट हो जाती है भाई। ठीक है, और ये मूत्र का रंग पीला है ना, यूरोक्रोम के कारण होता है। ये क्या है? जो आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकलता है ना, हीमोग्लोबिन, उसका एक विकृत रूप है। ये एक विकृत रूप है, विकृत उत्पाद एक तरीके से कह सकते हैं, विकृत उत्पाद, एक खराब उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक जो अनधिकृत कंप्यूटर है वो ये छुपाता है कि वह क्या कर रहा है भाई, लेकिन वो काम करता है अधिकृत कंप्यूटर की तरह भाई। इसको पढ़ते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि उपभोगकर्ताओं को अपने असली इरादे से गुमराह करता है। यह अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम अधिकृत की तरह व्यवहार करता है लेकिन यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो करंट अफेयर है इसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको पता केन भी है, बेतवा भी है और चंबल भी है, लेकिन जो कल्याणी नदी है ना, कल्याणी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी आपकी बेच के काली, यानी बेतवा, चंबल, केन और कालीफोर काली सिंध। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, केन तथा बेतवा नदी प्रमुख है। कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। लेकिन ये जो कल्याणी नदी है ना, ये मैं कह सकता हूँ कि गंगा की सहायक नदी है भाई, गंगा की। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाता है आपको जौनपुर क्षेत्र में। ठीक है, जौनपुर में।
मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियां यानी मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है भाई? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ महोबा, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। बुंदेलखंड में मुख्यतः आपके 7 जनपदों को ही गिना जाता है, आपका जो मुख्यतः 7 जनपद है। जो आपका बुंदेलखंड है एक तरीके से क्या है, एक पठारी क्षेत्र है। कौन कौन से जनपद आते हैं कुछ दिख रहे हैं भाई, जैसे झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और आपका चित्रकूट। तो इसको याद करने का तरीका आपका देखो, बहुत सारे बच्चे करते हैं सीजीएल की तैयारी, तो इसमें 2 जी लगा देंगे, सीजीएल नहीं होती तो एमबीए कर लेते हैं वो, एमबीए नहीं करके एच कर लेंगे भाई। ठीक है, C4 चित्रकूट, G4 झांसी, G4 जालौन, L4 ललितपुर, महोबा, बांदा और आपका हमीरपुर भाई। ठीक है भाई, ये आपके 7 जनपद है भाई। माफी चाहता हूं दोस्त, कुछ क्वेश्चन आपके इधर स्लाइड में रह गए थे। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है भाई। एक क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये थे आपके डोइजी एंड डैम को। एडवर्ड एडेलिबर्ट डोइजी एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। वर्ष 1943 ईस्वी में इन्होंने डेनमार्क के बायोकेमिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। विटामिन के क्या है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। ठीक है, आपका फिल्क्नोविन इसका रासायनिक नाम है। एक किताब आपकी पूछी है, इनसाइड IB and Raw, द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास। किताब के लेखक कौन थे? तो ये थे के शंकरन नायर। ठीक है, के शंकरन नायर को उसके सहयोगियों के मध्य कर्नल मेमन के नाम से जाना जाता है। वह भारत की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी यानी रॉ के एक भारतीय सिविल सेवक, राजनयिक और निर्देशक भी थे। वर्ष 1986 से 1988 तक सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त रहे। एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने ये काम किए थे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर यानी GST को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? आप सभी को पता है 101वां संविधान संशोधन, ये GST वाला आपका। लेकिन इसमें आपसे पूछा है भाई विधेयक, तो विधेयक ये नहीं होगा, ये तो आपका संविधान संशोधन है, ये तो आपका संविधान संशोधन। विधेयक आपका 122वां संशोधन विधेयक था आपका ये। ठीक है भाई, लेकिन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा विधेयक, आपसे सिर्फ संशोधन ही पूछा जाएगा जो कि 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जिसको अनुच्छेद 279A के तहत रखा गया था और विजय केलकर समिति की सिफारिशों पर आया था। विजय केलकर समिति। ठीक है, इसमें एक परिषद होती है GST परिषद या GST काउंसिल, उसको राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अध्यक्ष जो है अध्यक्षता आपके वित्त मंत्री करते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था को किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये आपका सारनाथ, ये सारनाथ से लिया गया। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसे उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्थमुख कहते हैं। इसमें 4 शेर हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख
शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। और इस प्रतीक को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था भाई, 1950 को। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैजाक मुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो जैजाक मुक्ति आप बुंदेलखंड को ही कहते हैं भाई। जैजाक मुक्ति या जैजाक भुक्ति भी आता है किसी किसी पेपर में, या जय होटी एक वीर प्रसविनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास इस पे प्रारंभ हुआ था भाई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय दिया जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो कौन सी थी भाई? बाल बोधनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885, यानी जब आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका दर्ज प्राप्त है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये आपके इटावा से। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से थे। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित है। इनकी मृत्यु 1938 में कोलकाता में हुई। देखो भाई, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चनों से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा भाई। जो आपकी स्टेटमेंट में है ना, इन्हीं स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? देखो, आपकी चार बौद्ध परिषद हुई थी। इसे याद करने का तरीका है रावे पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और आपका कुंडलवन। ठीक है, तो तीसरी पूछे तो तीसरी कहां आपकी? पाटलिपुत्र में भाई। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ देता हूं। महान सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अज्ञातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां होती तथा आखिरी संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपकी हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी भाई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई शहर में है। वर्तमान में रिजर्व बैंक, ये हटा दो जो, ठीक भाई। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। ये बैंकों का बैंक है, हम इससे कभी भी पैसा नहीं ले सकते उधार भाई। अगला क्वेश्चन आपका, चेम्माचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के लिए उल्लेखनीय नर्तक है? यानी ये जो नाम आपका चेम्माचेरी कुन्हीरमण नायर, तो ये क्या है आपका? ये कथकली। चेम्माचेरी कुन्हीरमण
कुन्हिरमण नायर एक कथकली नृत्य के उल्लेख नृतक है। कथकली क्या करता है? केरल में होती है आपकी ओर। और कथक कहाँ होती है? कथक कथक आपके उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता के लिए कौन सा भाग है? भाग 2। मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में आपके 22 भाग थे भाई। कितने भाग? 22 भाग। लेकिन आज आपके जो है 25 भाग हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या 23वें नंबर का कोई भाग है, 24वां कोई भाग है, कोई भाग 25वां है? तो नहीं भाई, 23वें नंबर का कोई भाग नहीं है, 24 का कोई भाग नहीं है, 25 का कोई भाग नहीं है। तो फिर ये 22 से लेके 25 कैसे होगा भाई? एक भाग था भाग 7। भाग 7 आपका होगा खत्म भाई। ठीक है। फिर आपका भाग 4 के, भाग 9 के, भाग 9 के और भाग आपका 14 के। ये 4 भाग आपके जोड़े, यानी 22 4 26, 22 23 24 25 26 और एक खत्म हो गया। अब भाग आपका हो गया भाई 25। ठीक है भाई, इसे पढ़ लेते हैं भाई। भाग 6, भाग 6 में क्या आपका? राज्य के बारे में। भाग 2 नागरिकता। और भाग 8 जो आपका, भाग 8 क्या आपके? जो आपका यूनियन टेरिटरी है भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भाई। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता से संबंधित है। हमारे देश में इकहरी नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन अनुसूची आज कितनी है? 12 अनुसूची है। इस संविधान के भाग 1 का संबंध संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से है। संविधान के भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। इसी प्रकार भारत के संविधान के भाग 4 का संबंध मूल कर्तव्य से। भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने से नियोजित नहीं किया जा सकता? देखो, आपको 24 से याद कर लेना है, 10 कम कर दो, 14 वर्ष से कम। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भारी कारखाने या किसी भी प्रकार का जो घातक कारखाना हो उससे रोक लगाइए। और ये राज्य के विरुद्ध भी है और ये व्यक्ति के विरुद्ध भी। भाई आपको पता है कि जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे, कुछ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है और कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी है। भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखानों अथवा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी तथा बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आर्टिकल से पूछ रहे। देखो, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो भारत का राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुच्छेद, तो ये है भाई आपका अनुच्छेद 55। देखो, अनुच्छेद 54 से भी आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई। अनुच्छेद 54 में भी आपका जो है राष्ट्रपति का आपका निर्वाचन है कि लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के भी निर्वाचित सभी सदस्य हैं। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। भाई ये मूल संविधान में नहीं थी, 70वां संविधान संशोधन के तहत इस प्रक्रिया को 1992 में जोड़ा था भाई। ठीक है, अब कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं भाई, जो मुख्य अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, यानी 5 आधार हैं। अनुच्छेद 55 क्या है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में है एक तरीके से। 51 क्या आपका मौलिक कर्तव्य। भाई अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से ही है। पॉलिटी, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहले लोकसभा के उपसभापति थे? भाई तो ये थे आपके एम अनंतस्यानम अयंगर। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन में लोकसभा का सभापति होता है। भारत के प्रथम
लोकसभा 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1952 के सभापति जीवी मावलंकर, गणेश कुमार वासुदेव मावलंकर एवं उपसभापति कौन थे? एम अनंत श्यानम आयंगर थे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन भी आपका पॉलिटी से है भाई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है आपका भाई? तो ये आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंध है भाई। ठीक है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आपका हो नहीं सकता कैग, ये आर्टिकल 148 से 151 है। ठीक है भाई। संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार भी नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क। सीरिया दक्षिणी पश्चिमी एशिया का एक राष्ट्र है। इसके पश्चिम में लेबनान एवं भूमध्य सागर तथा दक्षिणी पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन एवं पूर्व में इराक एवं उत्तर में तुर्की देश है। सीरिया देश की राजधानी दमिश्क है। ठीक है भाई। आप ये जो मध्य सागर के देश ने, मध्य सागर के, इनको आप इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए भाई। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा पे क्यात। म्यांमार दक्षिणी एशिया में स्थित भारत की पूर्वी सीमा से लगा एक राष्ट्र है। म्यांमार देश का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार की मुद्रा क्यात के नाम से जानी जाती है। वर्तमान समय में म्यांमार की राजधानी नई पेतावे है। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपका नाइजीरिया। एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया देश की सीमा पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड और कैमरून तथा उत्तर में नाइजीरिया से मिलती है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर अबूजा इसकी राजधानी भी है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो कौन सा आपका? कनाडा। बहुत ज्यादा, कनाडा बहुत बड़ा देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक है। कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है एवं मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की मुद्रा समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है भाई। ठीक है। लेकिन भारत कौन से नंबर का देश है? तो 7वें नंबर का देश है। RCC ABAB रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है। 8वें नंबर का है आपका अर्जेंटीना भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से होता है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहते हुए 1312 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करके भरूच के आगे खंबात की खाड़ी में गिरती है, जबकि कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियां बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। नर्मदा के साथ साथ आपकी ताप्ती भी है, ताप्ती, आपकी साबरमती भी है, साबरमती, आपकी माही भी है, माही भी आपकी भाई। ये कौन सी है? ये वो नदियां जो पश्चिम की तरफ बहती है भाई, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। अगला क्वेश्चन आपका भाई, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो बाल विवाह से संबंधित है भाई ये क्वेश्चन। प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई अभियान में शामिल है। वर्ष 2011 में कृति भारती ने
लड़कियों को, थोड़ा सा जल्दबाजी में फ्लो में हो जाता है भाई, शिक्षित करके बाल विवाह को रोकने में मदद के लिए साथी ट्रस्ट की स्थापना की थी। साथी ट्रस्ट अपने विकास एवं पुनर्वास मुद्दों के साथ साथ बाल अधिकार, महिला अधिकार, बाल विवाह निषेध, बाल संरक्षण, महिला संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्य करता है। ठीक है, तो मानव अधिकार कार्यकर्ता क्या नाम था? कृति भारती। इसने क्या करा था? बाल विवाह पर रोक लगाई थी भाई। ठीक है, तो ये आपका 3rd नंबर का सेट है भाई। अभी हम तुरंत ही 4थे नंबर का सेट देख रहे हैं, जिस फिर आपका जो है 2018 में या 2017 में जितने भी परीक्षा आपकी हुई है यूपी पुलिस के 4 सेट है वो खत्म हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो हमारा 4थे नंबर का प्रैक्टिस सेट जो आपके जिसके एग्जाम की तिथि थी 19/6/2018, शिफ्ट फर्स्ट आपका। ठीक है भाई, इसमें आगे बढ़ते हैं। जीएस का पहला क्वेश्चन है, 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चैदी कहा जाता था? चैदी जो आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र थे भाई, जैजा मुक्ति। बौद्ध ग्रंथ अनुसार अंगुतर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे, या जो पूरा भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में थे। जो महाजनपद 16 थे, इनमें से 8 थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है आपका अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ का। क्या बौद्ध में ही मिलती है, जैन में मिलती है? जैन में भी मिलती है भाई। जैन में कहाँ मिलती है? जैन में मिलती है भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र, ये भी कहते हैं कि 16 महाजनपद थे। अभी 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। अब कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी का और आज ये क्षेत्र कहाँ है दिखने। काशी जो है, काशी महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी, ये आज भी वाराणसी के पास ही है। वत्स जो है ये कौशाम्बी में है, इलाहाबाद के पास। कौशल जो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, ये फैजाबाद के आसपास था। मल जो है ये कुशीनारा में है इसकी राजधानी, और ये देवरिया के आसपास है। चैदी की राजधानी आपकी जो सुक्तिमती है, ये आपका बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड के आसपास का। कंबोज कहाँ है? कंबोज की राजधानी हाटक। हाटक कहाँ है? राजौरी एवं हजारा के आसपास। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, जो आप मथुरा के आसपास है। पांचाल, ये इसकी राजधानी थी अहिछत्र, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास थी भाई। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और एक शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 1085 ईसा पूर्व में की थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इसके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त थे, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका संबंध राजनीति से भाई। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जगदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये था आपको गाजीपुर में भाई। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में है, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है भाई। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की। कहाँ पर? ये थी आपके कन्नौज में, क्योंकि इसकी राजधानी थी वहीं। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी की रचना की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। ठीक है, आपको पता है एक युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड के बीच युद्ध हुआ था। जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था तो युद्ध हुआ था आपका नर्मदा नदी के तट पर, और इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गए थे और आपके पुलकेशिन द्वितीय इसमें जीत गए थे भाई। आगे बढ़ते, उर्दू शायरी में फिराक
गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये आपके रघुपति सहाय। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के जन्म से रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 3 मार्च 1982, नई दिल्ली, यानी इसके ये प्रसिद्ध है। इनकी पुस्तक क्या है? गुल ए नगमा है। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब? 1968 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बारिश के मौसम में गाया जाता है कजरी। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में यानी सावन महीने में महिलाओं द्वारा मुख्यतः कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है भाई। बिरहा, बिरहा प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण है बिरहा। रसिया क्या है? रसिया लोकगीत का संबंध भगवान श्री कृष्ण की उपासना से है। ठीक है। चैती लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोकगीत हैं? चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूर्ण भगत और आपका भरथरी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो ये कौन थे? वारिस अली शाह। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक यानी उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो देवा शरीफ का एक तरह की दरगाह है भाई ये। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो तमिलनाडु में भाई। ये आपका क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर का रहा होगा, लेकिन इसे पढ़ लेते हैं फिर भी। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। दहिया। आगे बढ़ते हैं भाई। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया या बेवर भी कहा जाता है। दहिया या बेवर। झूम कृषि में जंगलों या झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि की जुताई करके बीज बो दिया जाता है। जब मिट्टी की उर्वरता शक्ति बहुत कम हो जाती है तब उसे त्याग कर अन्य यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। खेती की यह पद्धति मृदा की उर्वर शक्ति को काफी नुकसान पहुंचाती है। पेंडा आंध्र प्रदेश, आंध्र, रोका ब्राजील और करुआ आपके झारखंड की कृषि है भाई। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंद देवता एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का एक प्रकार से संग्रहण है? तो ये है भाई आपका किताब ए नवरस। तो ये गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हैं। कुछ अलग पुस्तक है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। बादशाहनामा के अब्दुल हमीद लाहौरी। किताब ए नवरस के आपके इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। और मुंतख उल तवारीज के लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है क्या? आपका आलाप। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया। देखो जब भी 1921 की बात आएगी तो आपको तो सीवी रमन आपको याद आएंगे भाई। सीवी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय में कार्य किया। प्रकाश के परिकिरण पर उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला। इसी खोज के लिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या भाई? फावड़ा है भाई। ठीक है, फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग जंगल की घास को काटने, मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है भाई?
बैक्टीरिया से होता है आपका आंत ज्वर। आंत ज्वर आपको पता है, एक खसरा, पोलिया और हेपेटाइटिस भी, ये सभी क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई ऑलरेडी। आंत ज्वर या टाइफाइड रोग साल मोल्ला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में पीलिया यानी स्प्लीन तथा आंत्र योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को क्लोरोमाइसिटिन ऑक्सी का प्रयोग करना चाहिए। खसरा, पोलिया तथा हेपेटाइटिस भी विषाणु से होने वाले रोग है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देशों में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी पानी युद्ध हुआ था? पानी युद्ध का हुआ था आपका बोलिविया में। पानी की आपूर्ति एवं जल शुद्धिकरण की व्यवस्था का निजीकरण करने के विरोध स्वरूप वर्ष 2001 में बोलिविया में पानी युद्ध हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली है भाई। राष्ट्रमंडल के मानवाधिकार पहल यानी CHRI, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है भाई। अगला करंट अफेयर से क्वेश्चन बात हुई, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो एक ही देश है, और आपके उत्तर जो नेपाल देश है उससे हमारे 7 जिले लगते हैं, और उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश की भाई। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है भाई। ठीक है भाई। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिणी एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका ढाका में, बांग्लादेश। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिणी एशियाई एवं पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल है। इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1977 भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया है? तो ये शामली है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन पूछा था, जब उस समय का करंट अफेयर था, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन है। NCR कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली के क्षेत्र को शामिल करा गया है इसमें। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और आपका शामली भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है आपका करंट अफेयर का था। माल और सेवा कर यानी GST के बारे में 101वां संविधान संशोधन है जो 1 जुलाई 2017 को ये चालू हो गया था आपका जो। और विजय केलकर समिति का संबंध इसी से है। विजय केलकर समिति का संबंध इसी से है। और आर्टिकल 279 का क्लॉज A इसी से संबंधित है आपका। आगे बढ़ते हैं भाई। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गोपाल। सबसे प्रसिद्ध था इसमें धर्मपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी, मुंगेर बिहार में। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो रोपण खेती। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जा रही है उसे रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। रोपण कृषि में एक फसल विशेष की कृषि की जाती है, जैसे रबड़, कोको, चाय, कहवा, पटसन, कपास आदि भाई। ठीक है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये आपका पृथ्वी। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है भाई। एक परिचय क्या है पृथ्वी का? इसकी अवस्थिति क्या है? अवस्थिति शुक्र और मंगल के मध्य में है। इसकी सूर्य से दूरी कितनी है? लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर है। किसी किसी किताब में 14.980 आता है। द्रव्यमान कितना है? 5.97 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम है। घनत्व कितना है? 5.52 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब। व्यास कितना है, विषुवत कितना है, 12,756 किलोमीटर। ध्रुव कितना है आपका, 17,714 किलोमीटर। दैनिक गति 23.5 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। औसत त्रिज्या कितनी है, 16,370 किलोमीटर, सॉरी 6,370 किलोमीटर। भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। क्लोरीन जो है एक प्रकार के निष्क्रिय गैस नहीं है। क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। शून्य वर्ग के तत्वों में कौन कौन से जो अक्रिय गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है, इसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडॉन गैस को छोड़कर सभी गैसें अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको जरीन खान एक एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस है जरीन खान। तो जी फॉर जीनॉन, रेडॉन, आर फॉर क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन और आपका नियॉन। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके महाश्वेता देवी। ठीक है, कुछ देख लेते हैं। महाश्वेता देवी की कौन कौन सी पुस्तक है, क्यों क्यों लड़की, 1084वां अरण्यर अधिकार। रस्किन बॉन्ड की कौन सी पुस्तक है, आपकी गार्लैंड ऑफ मेमोरीज और आपका टाइगर्स फॉर एवर। एनिड की कौन सी पुस्तक, एनिड की द फेमस 5 और द सेक्रेट 7 नाडी। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग की संस्थापक है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। कौन है, संपत पाल चौधरी, संपत पाल देवी, सॉरी संपत पाल देवी। संपत पाल देवी गुलाबी गैंग के संस्थापक है। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित एक सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। इस गैंग में 18 से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जाता है। गुलाबी गैंग महिलाओं पर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। ये अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया हुआ, किस लिए, पीतल के लिए। पीतल लंगड़ी बोलते हैं भाई से। जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग है मुरादाबाद में क्या है, पीतल और कलाई बर्तन एवं नक्काशी है भाई। फरीदाबाद में क्या आपका, ये आपका फरीदाबाद नहीं है भाई, आपका ये फिरोजाबाद है भाई, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में क्या आपका कांच उद्योग है, कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात है। कन्नौज में क्या है, इत्र नगरी और सुगंधित तेल अगरबत्ती भी इसमें। रामपुर में चाकू उद्योग है। लखनऊ में लकड़ी के खिलौने और औषधि निर्माण। नोट कुछ खनिज क्षेत्र भी है, हीरा बांदा मिर्जापुर में है, तांबा ललितपुर में, कोयला सिंगरौली में है, यूरेनियम ललितपुर में। लेकिन यहाँ जो एक लिखा हुआ लकड़ी के खिलौने, लेकिन लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ है भाई, सहारनपुर। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं भाई। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी, तो भाई ये था न्यूजीलैंड देश। सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान की अनुमति सन 1893 में दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, मतलब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी। खिलाफत के शौकत अली एवं मोहम्मद अली। दिल्ली चलो आंदोलन सुभाष चंद्र बोस। बहिष्कार आंदोलन बंगाल के राष्ट्रवादी द्वारा। भाई भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण है, तो 4 में आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग और विवरण, भाग 3 में क्या है आपके मौलिक अधिकार जिसका अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं 36 से 51। भाग 4 क्या आपका मूल कर्तव्य है जो कि आपके 51 के में। भाग 5 में क्या आपके जो संघ सरकार है आपके 52 से लेकर 151। भाई काली मिट्टी को क्या कहते हैं भाई, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं भाई। काली मिट्टी कहाँ क्यों क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, वैसे फरेल नहीं करेल भाई, ये करेल कैरेल करेल मिट्टी, करेल मिट्टी और कपासी मृदा। बांगर का क्या होते हैं, पुराने जलोढ़
दोमट और मटिहार, ऊसर को रहे, बंजर कल्लर, बलुई को भूड। काली मिट्टी को काली मिट्टी किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका मिट्टी का रंग काला होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय, वो कहाँ भाई? मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT कहाँ? मेरठ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ आपका? सहारनपुर में। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी भारत का पहला कृषि विद्यालय कहाँ आपका? पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण किया गया? अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा की गई थी। इसमें 30 अनुच्छेद है भाई। कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 गुलामी से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 16 विवाह एवं परिवार का अधिकार, 17 निजी संपत्ति का अधिकार, 26 शिक्षा का अधिकार। 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक भाई। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष के जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है भाई। ठीक है। एक सबसे बड़ी दूरी को मापने के लिए दूरी होती है पारसेक भाई, पारसेक। अगर पारसेक और प्रकाश वर्ष में वो पूछे रिलेशन, तो एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। मनुष्य की आंख का रंग आंख के निम्न में से स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किस पर? आइरिस पर। ठीक है भाई। कार्य तो दान किया जाता है आपका, लेंस आपके लिए लगे होते हैं आगे। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसके बीच में एक छेद होता है। आइरिस यानी परितारिका का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अधिक प्रकाश में यह स्वतः सिकुड़ जाता है तथा कम प्रकाश में स्वतः फैल जाता है भाई। और ये जो आपका कार्य है ना, जब आप नेत्रदान करते हो तो नेत्रदान में आपका कार्य ही आपका दान किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। ठीक भाई। गोपाल कृष्ण गांधी द्वारा नेशन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी, मराठा और गीता रहस्य, मौलाना आजाद द्वारा अल हिलाल, गुब्बारे खातिर और आपका इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है भाई। तो भाई ये थे आपके जो मैंने आपको सेट कराए भाई, जो आपके 4 प्रैक्टिस सेट में आपको इनके पूरे करवा दिए भाई। आप मुझे प्रतिक्रिया दो भाई कि आपको ये सेट कैसे लगे भाई। देखो भाई, मेरा प्लेटफॉर्म छोटा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा ना भाई, वो आपका पेपर से रिलेटिव ही मिलेगा भाई, जो आपका पेपर बेस होगा भाई। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप आंक सकते हो भाई कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता भाई। क्यों? क्योंकि उनको यही पता नहीं कि भाई पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। लेकिन जो कुछ सीरियस बच्चे होते हैं वो क्या है, वो पकड़ते हैं ट्रेंड को भाई, कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है भाई। ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी भाई। तो भाई मैं इस बातों को बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ भाई। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।